short class of, and that's why we need to start right away. So all fine, okay. Let's go ahead then. So by going through these slides, we have already understood as to what has been the journey of the entire universe through time, at least what is understood by us, and then also what are the constituents of our own solar system. We have also seen what is the habitable zone or Goldilocks zone. Then we have also seen how matter actually has assorted itself, starting from the sun, that is the center of our solar system, to outside, okay, outwards. So you have a fair idea now. All that I want to say, that you just have a fair idea as to what is the chemistry of composition, chemistry, physical orientation, that is three-dimensional space orientation, everything we have a fair idea. Your homework was to have a look at the geological time scale and also to have the basic trivia data, GK data about the solar system. That's all. So let me first tell you this. This is very important. Before we go to the geological time scale, I think it is appropriate for us to understand as to why, as scientists believe, why these changes have actually happened over the journey of Earth. जो है, जब से हमने देखा कि जो प्लानिटरी नेबुला बना, सोलर सिस्टम बना, सोलर सिस्टम में अर्थ इवॉल्व हुई, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स इवॉल्व हुए, जोवियन जो प्लैनेट्स हैं वो इवॉल्व हुए, जुपिटर, सैटर्न ये सब इवॉल्व हुए. उसके बाद अर्थ अपने शेप में जब आने लगी, आ चुकी, मान लीजिए यहां तक तो हम जान चुके हैं ना कि बम्बार्डमेंट हुई, वाटर एलिमेंट्स आए, एटमॉस्फेरिक ओशियनिक एलिमेंट्स आ गए, मून का फॉर्मेशन, उससे पहले मून जो है वो अलग हो गया टूट के. इस तरह की चीजें हमने पहले ही देख ली. अब हम इस स्टेज से आगे बढ़ रहे हैं कि द अर्थ इज मोर और लेस इन इट्स फाइनल शेप एज इट इज. सो ऐसी स्थिति में कौन कौन से वो कारक होंगे ऐसे, विच विल बी द फैक्टर्स विच वुड हैव शेप्ड द इवोल्यूशन ऑफ अर्थ, विच वुड हैव गवर्न्ड द इवोल्यूशन ऑफ अर्थ. और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज ऑब्वियसली है वो है सोलर इंसोलेशन. सौर विकिरण जो है, जो सौर ऊर्जा है, उसका धरती पे आना, उसका धरती पर जो प्रभाव है वो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स अराउंड. सो ऐसा कहा गया है कि बहुत सारे कारक प्रभावित करते हैं कि इंसोलेशन कितना धरती पे आएगा. थोड़ा बहुत आप पहले से जानते भी हैं कि अगर हम धरती के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो धरती पर कौन सी जगह कहाँ स्थित है, कौन सी जगह कहाँ सिचुएटेड है, कर्क रेखा के पास है, मकर रेखा के पास है, इक्वेटर के पास है, पोल्स के पास है. इस बात से प्रभाव पड़ जाता है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो जगह, वो प्लेस, वो स्पॉट कितना सोलर रेडिएशन रिसीव करेगा. ठीक बात है, सिंपल है, तो इसमें तो कोई बात ही नहीं. और उसमें एक और महत्वपूर्ण चीज आती है कि एंगल क्या है, सन जो है, ऐसे धरती जो है वो टिल्टेड है, इस सब बेसिक चीजें आप जानते हैं. आपको जो मैं इस स्लाइड के थ्रू बताना चाह रहा हूं वो ये है, इसको मिलानकोविच थ्योरी कहते हैं, आपको मालूम होना चाहिए. ऑर्बिटल फोर्सिंग या मिलानकोविच थ्योरी कहते हैं. बहुत ही सिंपल शब्दों में हम इसको समझने का प्रयास करेंगे, बहुत सामान्य शब्दों में. मिलानकोविच थ्योरी दरअसल एक ऐसी थ्योरी है जो यह एक्सप्लेन करना चाहती है कि धरती पर ये जो बदलाव हुए हैं मिलियंस ऑफ ईयर्स के इस इवोल्यूशन के दौरान, जो बदलाव हुए हैं, जिनके की साक्ष्य, जिनके प्रमाण हमें जियोलॉजिकल स्टडीज में मिलते हैं. जब हम भूगर्भ विज्ञान का अध्ययन करते हैं तो इसके साक्ष्य मिलते हैं कि अच्छा एक बार ये हुआ है, फिर प्रलय आ गई. प्रलय वाला बोलते हैं नहीं हम लोग, जो प्रलय टाइप का बोलते हैं, ग्लेशियर एज आ गई, फिर सब कुछ में जो बर्फ से ढक गया, फिर क्यों पिघल गया, फिर ढक गया, फिर ऐसा क्यों हुआ, कई बार ऐसा क्यों हुआ. कई ऐसे इवेंट्स हैं जो मैस एक्सटिंक्शन के इवेंट्स हैं कि ऐसा पता लगता है फॉसिल्स की स्टडी से कि एक ये दौरान था जब खूब सारे ये जीव थे, लेकिन अचानक से खत्म क्यों हो गए. डायनासोर्स जैसे हैं, आप सब ये तो सुनते ही हुआ है, तो सामान्य उदाहरणों में से है. तो एक ऐसी थ्योरी जो ये एक्सप्लेन करना चाहती है कि यदि यह बात सही है कि धरती, सही तो है ही क्योंकि अब साक्ष्य है उसके, कि धरती पर बहुत उतार चढ़ाव हुए हैं समय समय पर. मुख्य रूप से किस चीज में उतार चढ़ाव हुए हैं? टेम्परेचर में. जो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है उसमें बहुत चेंजेस होते रहे हैं हमेशा से.
ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ऑल्सो, यानी ऐसी साइकिल्स देखी जा रही हैं, ध्यान से सुने मेरी बात, ऐसे ऐसे जो है साइकिल्स देखे जा रहे हैं जो कि लॉन्ग टर्म भी है, कि इतने मिलियन ईयर्स में एक बार ऐसा होता है, फिर ऐसा हो जाता है, और शॉर्ट टर्म भी है। तो ये जो लॉन्ग टर्म साइकिल्स हैं उनको एक्सप्लेन करने के लिए जो है, जो वैज्ञानिक ने जो सिद्धांत दिया कि हमें लगता है कि ऐसा हुआ होगा, वो मिलानकोविच थ्योरी कहलाती है। उसके 3 महत्वपूर्ण अंग हैं, आपको बताऊं 3 पक्ष उसके हैं। वो कहता है कि एक तो इस बात का प्रभाव पड़ता है, आप शायद जानते होंगे अभी तक जनरल नॉलेज के, एज ए मैटर ऑफ जनरल नॉलेज आप इस बात को समझते होंगे, नहीं समझते हैं तो जान लीजिए कि धरती का जो सूर्य के चारों तरफ जो ऑर्बिट है, ओके, धरती का सूर्य के चारों तरफ जो ऑर्बिट है वो फिक्स्ड नहीं है, ठीक है, वो भी चेंज होता है। एलिप्टिकल, ये देख रहे हैं आप ऑर्बिटल कैसा, इसेंट्रिक या एलिप्टिकल जैसा है, और ऐसा भी है। इसके बीच में, इन दोनों के बीच में बहुत सारे शेप्स बनते हैं धरती के चारों घूमने में, कभी ऐसी हो जाएगी, फिर कभी ऐसे हो जाएगी। मैं इसको बना के दिखाता हूं जो मैं कहना चाह रहा हूं, ताकि आपको समझ में आ जाए, आप तुरंत समझ जाइए इस चीज को। यानी मान लीजिए आज की तारीख में धरती ऐसे घूम रही है, ये वाला जो है वो रास्ता अपना रही है ऐसे, हजारों साल बाद हो सकता है थोड़ा थोड़ा ऐसे कर्वेचर हो जाए, इसमें ऐसे करने लगे, ठीक है, फिर मैं कलर चेंज कर देता हूं। कुछ समय बाद हो सकता है धरती जो है वो ऐसे 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 इस तरह से करने लगे, सर्कुलर हो जाए। यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट, व्हाट आई वांट टू से दैट द अर्थ्स रिवोल्यूशनरी ऑर्बिट, जो रिवोल्यूशन का जो ऑर्बिट है, अर्थ का रिवोल्यूशन का ऑर्बिट सन के अराउंड जो है, उसका भी एक फिक्स्ड शेप नहीं है, इट इज वेरिएबल, एंड इट इज सीन दैट दिस follows a cycle, and that cycle is precisely of 1 lakh years। समझ में आई बात? 1 लाख साल इनमें और इसमें जो अंतर है वो 1 लाख साल का है, कि हर 1 लाख साल बाद ऐसे हो जाया करेगा, फिर यहां तक जाएगा, फिर लौट के आ जाएगा और ऐसा हो जाएगा। इस तरह से इसका शेप जो है वो ऑर्बिट का चेंज होता रहता है। तो क्या आपको ये सीधे सीधे नहीं दिख रहा है कि ऑर्बिट के शेप पर यह बात निर्भर करेगी कि धरती सूर्य के करीब है या दूर है? क्या ये बात आप समझ पा रहे हैं क्लियरली? कि अगर यह बात सही है, अगर यह तथ्य सही है जो कहा जा रहा है, यह हाइपोथेसिस या सिद्धांत सही है कि भाई धरती का जो रास्ता है, धरती का जो परिक्रमा पथ है, वो परिक्रमा पथ कभी वृत्तीय हो सकता है और कभी जो है इस तरह का अंडाकार हो जाए, कभी कुछ हो जाए। अगर ये बात सही है तो इस घटना का इस बात पर प्रभाव पड़ेगा कि नहीं, कि कभी धरती जो है जब सर्कुलर रहेगी तो धरती के बीच की दूरी देखिए यहां से यहां तक है, जब दूर जाने लगेगी तो दूरी बढ़ने लगेगी। ऐसा होगा कि नहीं होगा? तो हर 1 लाख साल में ये चीज जैसे जैसे उसका ऑर्बिटल स्ट्रक्चर, जो ऑर्बिटल शेप है वो बदलेगी, वैसे वैसे धरती और सूरज के बीच की जो म्यूचुअल डिस्टेंस है वो चेंज होगी, एंड कॉन्सिक्वेंटली परिणाम स्वरूप क्या होगा कि धरती पर आने वाला जो सौर विकिरण है वो भी परिवर्तित होता जाएगा उसी हिसाब से। पहला फैक्टर, ठीक है, फर्स्ट फैक्टर ये है। हम क्या पढ़ रहे हैं, आप कहीं भूल ना जाएं, इस सब में गुम ना हो जाए। हम क्या पढ़ रहे हैं? हम लाखों सालों में जो है, मिलियंस ऑफ ईयर्स में जो धरती पर परिवर्तन हुए हैं टेम्परेचर के बड़े बड़े, जिनके कि साक्ष्य मिलते हैं, वो क्यों हुए होंगे इसका कारण एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसे मिलानकोविच हाइपोथेसिस या मिलानकोविच थ्योरी कहा जाता है। इसके 3 मुख्य अंग हैं, जिसका पहला अंग आपने पढ़ा कि एक तो इसका प्रभाव पड़ता है, ठीक, एक प्रभाव इसका पड़ता है। दूसरा प्रभाव किस चीज का पड़ता है? टिल्ट, झुकाव, जो कि आप जानते भी हैं। दूसरा प्रभाव इस चीज का पड़ता है, सबको ध्यान है, झुकाव समझ रहे हो, कि जो ये जो धरती इसकी तरफ चक्कर लगा रही है, ऐसे खड़ी नहीं है। मैं आपको कैसे समझा दूं, मुझे एक मिनट का समय ताकि आपको मैं ठीक से समझाने का प्रयास कर सकूं। हाँ, ये बढ़िया मिल गई संजोग। देखिए ऐसे ही होता है, बच्चों की गेंद मिल गई। आप वीडियो में देख पा रहे हैं कि नहीं? ऐसे कर लेता हूँ, लाइट थोड़ा अच्छे से पड़ते रहे। ये माना कि सूरज है, ठीक है, ये सूरज है, ये जो बॉल है वो सूरज है, ठीक, धरती इसके चारों तरफ चक्कर लगा रही है। मेरा कहना यह है कि 3D स्पेस में, आप जानते हैं इस चीज को, 3D स्पेस में सूरज जो है, ठीक है, सूरज के चारों तरफ जो धरती, इस गेंद के नीले बैंड को देखिएगा, नीला ये जो बैंड है इसको ध्यान रखेगा। धरती ऐसे चक्कर नहीं लगा रही इस पोजीशन, धरती ऐसे झुकी हुई है, धरती टिल्टेड है। तो अभी ऐसे है, फिर ऐसे हो रही है, और फिर ये चीज उसके साथ कंबाइन करके सोचिए, एक धरती का झुकाव वाला जो फैक्टर है वो इस फैक्टर के साथ कंबाइन करके सोचिए।
थोड़ा थोड़ा उसका भी प्रभाव पड़ेगा, उससे भी बदलेगा कि नहीं बदलेगा। तो जो टिल्ट है, अर्थ का जो एक्सिस है, जिस अर्थ के एक्सिस पर अर्थ अपने अक्ष पर जितना झुकी हुई है, आप जानते ही होंगे 23 डिग्री के करीब जो झुकी हुई है, उसका भी प्रभाव पड़ता है। तो ये प्रभाव नंबर 2 हो गया। प्रभाव नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, वो जिसे कहते हैं प्रिसेशन ऑफ इक्विनॉक्सेस। ये एक गजब फेनोमेनन है, ये समझने वाली बात है, इसको समझेंगे आप। इसको वॉबल कहते हैं, वॉबल हाइपोथेसिस। वॉबल ये कहता है कि धरती नाच भी तो रही है, चक्कर लगाने के साथ नाच भी रही है, तो इसका खुद का नाचना और चक्कर लगाते हुए ऐसे ऐसे नाचना, इससे क्या होता है ना कि ये जो धरती का जो जो ये बल्ज है, बल्ज, ये बल्ज भी जो है वो ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे होता है, जैसे कि लिक्विड हो, जैसे कि कोई बहुत गाढ़ा द्रव हो जो कि नाच रहा है, उसका बीच का जो है बल्ज हो जाए। ब्रेक लगाने पर अगर आप पीछे जो है टैंकर में, पीछे टैंकर में अगर आप जो है वो पेट्रोल भर के डीजल भर के जा रहे हैं और ब्रेक लगाएंगे, तो वो डीजलवा ऐसे लड़ेगा कि नहीं लड़ेगा पीछे, आपके पीछे अगर आप ड्राइवर हैं तो। ये जो फ्लूइड का जो कैरेक्टरिस्टिक है कि वो बल्ज कर जाएगा, इधर की तरफ नाच रहे हैं ना, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स आप समझते हैं। तो ये जो बल्ज है, ये बल्ज की वजह से ये जो बल्ज है ये भी यूनिफॉर्म नहीं रहता। मैं कहना ये चाह रहा हूं, ये जो बल्ज है कितना निकला हुआ है, कितना कम निकला, कम ज्यादा ऐसे होता रहता है। ये वो वोबल करता रहता है। ठीक है, समझ गए बात। ये जो धरती का, हाँ ऐसे समझा देता हूं मैं, धरती का खुद का जो आकृति है, यानी शेप है, जो वो भी ऐसे ऐसे होता रहता है अपनी जगह से। मैं आपको दिखाता हूं, इसका भी चित्र है, देखिए ये। ठीक है, ये जो वॉबल है कि एक्सिस पर जो झुका हुआ है, ऐसे झुका हुआ है और ऐसे ऐसे नाच रहा है, फिर इधर आता है, ऐसे नाच रहा है। तो वो वॉबल की वजह से भी इसमें जो है वो नॉर्थ साउथ का जो एक्सिस खींचा गया है, देखिए दोनों, वो वॉबल की वजह से, ऑब्वियसली ये तो सिंपल सी बात है। और इसकी साइकिल 24,000 साल जैसी होती है। तो आप कितना चीज समझा, तीनों फैक्टर समझे। 1 लाख साल की साइकिल, वो 1 लाख वाली साइकिल कौन सी है, धरती का सूर्य के चारों ओर का परिक्रमा पथ जैसे जैसे बदलता है, वो 1 लाख साल में साइकिल चेंज होती है। ठीक है, दूसरी बात है एक्सियल टिल्ट। ये जो टिल्ट है, टिल्ट भी 21.8 डिग्री मिनिमम और 24.4 डिग्री मैक्सिमम। ये टिल्ट भी बहुत गजब चीज है, आप समझे इस बात को। जो टिल्ट है, टिल्ट भी जो है वो बदलता है। ये जो टिल्ट है, जो हमने आपको दिखाया था कि धरती के सामने झुकी हुई है, तो ये जो झुकाव है ये भी ऐसे ऐसे हल्का हल्का होता है, झुकाव भी स्थिर नहीं है, आप समझे इस बात को। और तीसरी चीज है कि इस स्पिनिंग की वजह से जो वॉबल है, जो ऐसे ऐसे जैसे कि फ्लूइड हो कोई, ये जो वॉबल है, ये तीसरा फैक्टर होता है। ये तीनों आपको मैं बता देना चाहता हूं कि ये चीज ऐसा नहीं है कि जो है पाश्चात्य वैज्ञानिकों ने जो है या खगोल शास्त्रियों ने खोज करके बता दी है तब हमें पता है। आपको पता होना चाहिए कि भारत का अपना खगोल शास्त्र बहुत ही विकसित रहा है, और यह किसी चमत्कार से कम नहीं है कि बांस की नली में से भी ही देखकर ये सब काम किया गया है। और बहुत लेट, भारत में बहुत देर में जो है वो खगोल शास्त्रीय यंत्र और ये सब बनना शुरू हुए हैं, जैसे जंतर मंतर वगैरह जैसी चीजें। तो बहुत बाद की बात है। हमारे जो ऋषि मुनि या जो पहले के जो विद्वान थे, उन्होंने ये अपने आप में एक शोध का विषय है कि कैसे वो पता लगा लेते थे। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, जिस घटना को कहते हैं फॉल ऑफ अभिजीत। ठीक है, अभिजीत का पतन। अभिजीत जो है, आपको मालूम होना चाहिए कि हम लोग क्या कहते हैं कि हमारा पोल स्टार कौन सा है। पोल स्टार मतलब कौन है जो अपनी जगह कभी नहीं बदलता है, कौन सा तारा है जो अपनी जगह कभी नहीं बदलता है। लिखो भाई, लिखो, तब कुछ बताओ आगे। ध्रुव तारा बोलते हैं ना, सुना ही होगा आपने, पोल स्टार, नॉर्थ स्टार, जो भी बोल लीजिए। तो ध्रुव तारा जो है, उससे जो है उत्तर की दिशा तय कर सकते हैं। यही सब तो सीखते आए हैं हम लोग। लेकिन क्या आप लोगों से कितने लोग जानते हैं कि ध्रुव तारा भी अपनी जगह बदल देता है एक तरह से कहने को। 24,000 साल में ये जो साइकिल बदलती है ना, जो टिल्ट मैंने बताया ना आपको, कि आप सोच कर देखो कि अर्थ के एक्सिस के हिसाब से ही तो हम देख रहे हैं। हम उसी के हिसाब से देख रहे हैं कि नॉर्थ ये है, ये तारा हमेशा नॉर्थ के ऊपर रहता है। अगर ये एक्सिस बदल जाएगा तो फिर ध्रुव तारा अब हमारा करेक्ट नॉर्थ नहीं रह जाएगा ना। आप समझे मेरी बात। कोई और तारा आएगा जो एक्चुअली नॉर्थ बनेगा। वो जो दूसरा तारा है वही अभिजीत है, उसी का नाम अभिजीत है। वो कुछ कहानी है ना कि ये श्राप दे दिया और जो है अभिजीत का पतन हो गया, आप पढ़िएगा तब पता चलेगा। ये सब खाली कोरे किस्से नहीं है।
तो बहुत समय तक क्या, ये जो साइकिल चलेगी ना, पीरियोडिक साइकिल चलती है, तो उसमें बहुत समय तक अभिजीत रहता है नॉर्थ स्टार, और फिर ध्रुव हो जाता है नॉर्थ स्टार, अभिजीत नॉर्थ। इस तरह से, जो मेरी थोड़ी बहुत समझ है, मैं बहुत ज्यादा इसमें पढ़ा लिखा नहीं हूं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं। तो इस चीज को आपको सोचना चाहिए। एक चीज और बताना चाहता हूं, इंटरेस्टिंग चीज है कि बाद में बताऊंगा, नहीं तो समय चला जाएगा। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। ये इंडियन एस्ट्रोनॉमी एक अपने आप में एक कमाल का विषय है। तो आप ये समझ गए कि धरती पर उसके उद्विकास के दौरान, अब हम समराइज करें, धरती पर उसके उद्विकास के दौरान बहुत बार ऐसा हुआ है कि टेम्परेचर्स एब्रप्टली चेंज हुए हैं, मतलब ऊपर गए हैं नीचे आए हैं, ऊपर गए हैं नीचे आए हैं। तो कभी खूब ग्लोबल कूलिंग हुई है, फिर ग्लोबल वार्मिंग हुई है, ग्लोबल कूलिंग, ग्लोबल वार्मिंग। और ऐसे साक्ष्य हैं कि इतनी बार जो है वो हिम युग जिसे कहते हैं, ग्लेशियल एज जो है वो आइस एज आई हुई है। तो भाई कारण जानने का कौतूहल होता है कि ऐसा क्यों हुआ होगा। तो उसके लिए एक थ्योरी ये है, ठीक है, जो कि बहुत हद तक मान्य थ्योरी है। वो कहती है कि ये 3 कारण हैं जो उसके लिए जिम्मेदार हैं। पहला, परिक्रमा पथ। दूसरा, टिल्ट भी चेंज होता है। और तीसरा, ये जो जब धरती स्पिन करती है, जो उसके शेप में जो वॉबल आता है, वो तीन फैक्टर हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं इस चीज के लिए। मैं आपको बता दूं कि अभी जो समय चल रहा है, बहुत इंटरेस्टिंग डेटा है ये, अभी जो समय चल रहा है, इन सब तीनों फैक्टर्स को मिला के इस समय, आज की तारीख में हम और जब बात कर रहे हैं, तो हम जानते हैं किस जगह पर हैं हम। इन तीनों का कॉम्बिनेशन का इफेक्ट ये है आज की तारीख में कि जो सदर्न हेमिस्फेयर है, दक्षिणी जो गोलार्ध है, उसमें जो ठंडक होती है वो भी ज्यादा होती है, और जो गर्मी होती है वो भी ज्यादा होती है, यानी एक्सट्रीम साउथ की तरफ है। कुछ समय बाद जब साइकिल चेंज होगी तो यही एक्सट्रीम इधर शिफ्ट हो जाएगा कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर की जो गर्मी है वो ज्यादा गर्म, और सर्दी है वो जो ज्यादा ठंडी। इस प्रकार से ये क्लाइमेटिक एक साइकिल होती है, ठीक है, इस बात को जाने रहिए। दूसरी चीज इसी के साथ साथ मैं आपको बता देना चाहता हूं, अभी ही इस चीज को भी समझ लीजिए कि जहां पर कुछ इतनी बड़ी बड़ी जो है वो साइकिल्स की बात बताई गई है, कि ये तो जो हमने अभी तक पढ़ा वो क्या है, आप बताइए। हमने अभी तक जो पढ़ा है वो इस बात की व्याख्या करने का प्रयास करता है कि जो लॉन्ग टर्म साइकिल्स हैं, ठीक है, ये जो लॉन्ग टर्म साइकिल चलती है, जो कि हजारों लाखों साल में होती है, ये उसकी व्याख्या है कि 23,000, 41,000, 1,00,000 इतने सालों पर ये परिवर्तन आते हैं। तो क्या ये एकमात्र बस यही इसी प्रकार के परिवर्तन होते हैं, या इन पीरियड्स के बीच में भी परिवर्तन अप डाउन अप डाउन अप डाउन देखे गए? तो कहा गया कि हाँ, बिल्कुल देखे गए हैं। बहुत सारे ऐसी जगह नहीं है धरती पर जो कि जो है बहुत समय उनके ऊपर कोई रहा नहीं है, वो वैसे के वैसे फ्रेश, एकदम फ्रेश कह लीजिए, इंटैक्ट बनी हुई है, उनकी ड्रिलिंग की गई। जैसे ग्रीनलैंड हुआ, ऐसे बहुत सारी जगहों में ड्रिलिंग करके ओशन का और एज वेल एज क्रस्ट का बहुत सारा एविडेंस जो है निकाला गया, कोर को निकाल के उसको देखा गया, और उससे ये पता चला कि ये बड़ी बड़ी साइकिल्स तो हैं ही, इनके बीच में छोटी साइकिल्स भी होती हैं टेम्परेचर के एब्रप्ट चेंजेस की। याद रखिएगा, उनका वैज्ञानिकों के ही नाम पर उनका नाम दिया गया है, डांसगार्ड ओशर इवेंट्स उनको बोलते हैं। मैं लिख के बता देता हूं आपको ताकि आप जान लीजिएगा, लेकिन इसको ये कोई हम फैक्ट फाइंडिंग तो कर नहीं रहे। डीओ इवेंट उसको बोलते हैं, बस पूरा नाम रखने की जरूरत नहीं है। डीओ इवेंट, कोई पूछ ले कहीं क्वेश्चन में कहीं आ जाए कि डीओ इवेंट क्या होता है, तो आप बता दीजिए डीओ इवेंट इज रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज, खत्म बात, इतना याद रखना। तो लॉन्ग साइकिल जो होती है वो मिलानकोविच थ्योरी कहलाती है। उनके बीच के जो छोटे छोटे अप डाउन जो करते हैं उसको डीओ इवेंट बोलते हैं, कि वो इवेंट ऊपर नीचे हो जो है टेम्परेचर को कर देता है। प्रश्न यह भी आपके मन में उठना चाहिए, अब यह प्रश्न आपके मन में स्वाभाविक रूप से उठना चाहिए कि ये ऐसा होता क्यों होगा, बताइए भला। इन सब के प्रभाव में क्या ये अपने आप में सफिशिएंट है? ये जो थ्योरीज हमने पढ़ा वो सब की सब क्या अपने आप में सफिशिएंट है? कि ये तो हमने बाहर जो है, एक्सटर्नल जो है, धरती के बाहर की चीजें सारी तो हमने जान ली, ठीक है। क्या धरती के एटमॉस्फेयर में भी कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जो इसका टेम्परेचर घटाती बढ़ाती हैं? जी हाँ, आप अच्छे से जानते हैं। हम और आप खुद टेम्परेचर को अफेक्ट करते हैं। ह्यूमन हैबिटेशन जो है अर्थ पे, होमोसेपियंस है, वो टेम्परेचर को चेंज करता है। आप ये सब जानते हैं, गायों गोरू का सबका पालने के लिए भी कहा गया कि मीथेन और इस तरह से ये सब बहुत सारे, यानी एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स भी हैं इंसान के द्वारा किए गए का जो। उसके अलावा क्या चीज है जो टेम्परेचर को डिसाइड करती है? आपने पढ़ा होगा कि अपने अर्थ के एटमॉस्फेयर में कुछ इंटरनल साइकिल्स भी होती हैं।
ये तो एक्सटर्नल साइकिल्स आपने देख ली जो कि ब्रह्मांड से संबंधित है, सौर मंडल से। अर्थ के अंदर, अंदर का मतलब अर्थ के एटमॉस्फेयर में कुछ ऐसे साइकिल्स अप डाउन की होती रहती है टेम्परेचर की, जो उसको प्रभावित करती है। कोई बता सकता है, कोई नाम लिख सकता है कोई ऐसे किसी एक फैक्टर का जिसमें इंसान का योगदान ऐसा डायरेक्ट नहीं है? चलो और हिंट दे देता हूं, जो कि क्लाइमेटिक साइकिल है, क्लाइमेट से रिलेटेड कोई साइकिल, कोई नाम बता सकता है? जल्दी बताइए, चैट बॉक्स में लिखें आप। और हिंट दे देता हूं, नहीं समझ में आ रहा है आपको तो मैं थोड़ा सा और मदद कर देता हूं आपकी। क्या कभी आपने, नहीं 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 नहीं, गड़बड़ा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो। अर्थ के एटमॉस्फेयर में कभी कुछ ऐसा सुना है आपने अभी तक, क्लाइमेट से संबंधित कुछ ऐसा सुना है कि इस बार ऐसा हो गया, इस बार बरसात अच्छी नहीं हुई? ये जो साइकिल है आखिर टेम्परेचर डिपेंडेंट ही तो है। नहीं, ओजोन डिप्लीशन साइकिल का मैटर नहीं है। ग्लोबल वार्मिंग नहीं, अभी भी नहीं पहुंचे। वो तो हमने बता ही दिया, वो तो हम भी एक फैक्टर हैं, वो तो आप जानते ही। अर्थ के एटमॉस्फेयर और क्लाइमेट से संबंधित कोई साइकिल कभी सुना है? वेदर साइकिल इज नॉट दैट साइकिल। आया आया, नित्योदित त्रिपाठी, ओके फाइन, यू आर गेटिंग देयर। जो पिछले साल से क्लास में जुड़े हुए हैं हमारे साथ, वो सब जानते हैं, हम लोगों ने बहुत डिटेल में क्लाइमेटोलॉजी की स्टडी की है। आप और वैसे भी नहीं भी जुड़े हुए हैं तो आपने तो सुना ही होगा कि जो है एल निनो आ गया, ये फलाना हो गया इस साल, ये सब तो सुनबे किया होगा। तो कुछ ऐसे जो है इंटरनल ऑसिलेशन, इंटरनल साइकिल्स बोलते हैं, तो ये इंटरनल साइकिल्स भी हैं, जैसे सदर्न ऑसिलेशन, ठीक है, सदर्न ऑसिलेशन हो गया। इसी को जोड़ के दोनों को एल निनो सदर्न ऑसिलेशन, एनजो बोलते हैं ना, एनजो इसको बोलते हैं, ठीक है, वो हो गया। फिर नॉर्थ अटलांटिक एक ऑसिलेशन है, वो हो गया। आर्कटिक ऑसिलेशन हो गया, ठीक है। इस तरह के बहुत, और मैडन जूलियन ऑसिलेशन हमने पढ़ाया था, याद होगा आप लोगों को जो पहले से जुड़े हैं, एमजेओ। तो मैडन जूलियन ऑसिलेशन है, बताएंगे मुझे, आप चिंता करने की जरूरत नहीं है कि ये सब क्या बोले, सब बहुत डिटेल में पढ़ाया जाएगा, आप बिल्कुल चिंता नहीं करिए आप। तो कहने का अर्थ हम क्या कहना चाह रहे हैं कि अर्थ के की जो पीरियोडिसिटी है उसको आप ऐसे चलिए कि सबसे बड़ी साइकिल, सबसे लंबी साइकिल से सबसे छोटी साइकिल्स की तरफ आइए। तो जो सबसे लंबी साइकिल्स हैं उनकी उनकी व्याख्या कौन थ्योरी करती है? मिलानकोविच थ्योरी कहती है कि भाई ये हुआ होगा, ये तीनों फैक्टर जो हमने पढ़े। उससे कम जो मीडियम टर्म वाले टाइप की है कि 200 साल, 400 साल, 1000 साल में है, जो लाखों में नहीं है, उनको क्या कहते हैं? डीओ इवेंट उनको बोला जाता है। और सबसे छोटे छोटे इवेंट जो फ्रीक्वेंटली होते रहते हैं, 70-80 साल, 10 साल, 50 साल, इस तरह के जो उसके उसके पीछे ऑसिलेशंस हो गए, इस तरह के जितने भी फिनोमिना है जो छोटे छोटे टर्म में अपने आप को रिपीट करती हैं। लेकिन तो थोड़ा बहुत हमने कारण तो हमको पता चल गया, ठीक है, थोड़ा बहुत कारण तो हमको पता चला भाई। अब एक चीज की व्याख्या मैं और आपके सामने करना चाहता हूं, जैसा ध्यान आ रहा है कि मैं आपको ये भी बता दूं कि कोई बाहर से तो था नहीं हाथ लगाने वाला। एक बार ये क्या कॉमन सेंस नहीं है? आप सोच कर देखिए, एक बार सोच कर देखिए, जो मैं आपको लाइन बोलने जा रहा हूं, आप सोचें जरा कि किसी भी कारण से, चलो किसी भी कारण से, जो भी तुम थ्योरी बता रहे हो, उस कारण से, किसी भी कारण से एक बार आइस एज आ गई, ठीक, आइस एज समझ गए कि धरती जो है वो स्नोबॉल हो गई, मान लीजिए बर्फ से ढक गई। अगर ऐसा हो गया तो वो तो सूरज की मौजूदगी में हुआ ना। पकड़ पा रहे हो कि नहीं हमारी बात? सूरज के होने के बावजूद भी हो तो गया ना एक बार। धरती बर्फ से ढक गई, सूरज तो वही है, धरती भी वही है, तो बर्फ से ढक गई कि नहीं ढक गई? फिर ऐसा क्या है कि वो पिघलता कैसे है फिर भाई? ये तो समझ में के बाहर की चीज है। इसमें कॉमन सेंस में एक क्वेश्चन आना चाहिए आपके दिमाग में कि सर लेकिन इसको करता कौन है फिर पिघल, जब कंडीशंस, अरे भाई कंडीशंस वैसी ना बनती तो जमता ही क्यों? जब एक बार जम गया पूरा, और सूरज तो बदल नहीं रहा, सूरज तो वही खड़ा है अपनी जगह पर, तो आप ये भी नहीं कह सकते कि सर वो तो सूरज की गर्मी से पिघल जाता होगा। अरे अगर ऐसी स्थिति है तो फिर जमा ही क्यों? ये क्वेश्चन है मेरा। आप क्वेश्चन फॉलो कर पा रहे हैं कि नहीं? ठीक है, अगर आप क्वेश्चन फॉलो कर लेंगे कि मैं सवाल ये पूछ रहा हूं कि अगर हिमयुग आता है, आइस जो है वो एक बार जमती है, तो फिर जमती जाती है और अर्थ को, मान लीजिए अर्थ को या पूरे मेजॉरिटी ऑफ द सरफेस को कवर कर लेती है, फिर उसको पिघलाता कौन है? तो आप कहेंगे सर सूरज पिघला, नहीं नहीं, सूरज तो वही है, उसी उसी के आंख के सामने सब हो गया है, तो फिर
You understand? So there are certain other factors also. What I want to drive home is the concept that other than solar radiation, there are certain internal factors also, which are actually responsible for this cyclicity. साइक्लिसिटी जो है वो सिर्फ और सिर्फ इसके बेसिस पे आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते। ये एक ब्रॉडर फ्रेमवर्क आपको देता है, ब्रॉड फ्रेमवर्क तो आपको दे देता है, और बहुत हद तक सक्सेसफुल है वैज्ञानिक रूप से, ये थ्योरी बिल्कुल सही बात है। लेकिन इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो धरती के सरफेस से रिलेटेड है, वो आपको अब मैं बताता हूं, आप सिर्फ समझते जाइए। आज इसको मैं डायग्राम बनाकर भी समझा दूंगा नेक्स्ट क्लास में, उसी से शुरुआत करेंगे, लेकिन आज आप ये समझते जाइए, ध्यान से सुनिए मेरी बात। इमेजिन कीजिए आप कि धरती है, इसको तो मैं आपको ड्रॉ करके दिखाना चाहता हूं, नहीं तो मजा नहीं आएगा फिर, है ना। कहीं से धरती का एक वो ले लेते हैं प्रोटोटाइप, फिर मैं आपको करके दिखाता हूं, रुक जाइए, डोंट वरी। मैं आपके लिए आइस एज एक खोल ही देता हूं। अरे मूवी नहीं भाई, हाँ इस चित्र से हम समझने का प्रयास करते हैं। एक दो चित्र मैं खोल लेता हूं आपके लिए, फिर उससे समझने में आसानी होगी हम लोग। बहुत बढ़िया। आप इस पे बस खाली ध्यान दीजिए, इस क्षेत्र पे। हाँ, तो मैं आपसे कहना ये चाह रहा हूं कि किसी भी कारण से मान लीजिए आइस एज हुई और सारी चीजें जो है बर्फ से कवर होने लगी। आप ध्यान से सुनते जाइएगा, देखिए क्या परिवर्तन आ रहा है। बहुत सारे लोग पढ़ भी चुके हैं, हम लोग पहले भी इस पे बात कर चुके हैं। आप देखें कि क्या क्या परिवर्तन होगा इस घटना के बाद, क्या परिवर्तन होगा। अंत में घूम के वो सोलर रेडिएशन पर ही जाएगा, लेकिन आप इसे माइन्यूटली ऑब्जर्व करिए। जब बर्फ नहीं जमी हुई है, ठीक है, जब इस पे बर्फ नहीं जमी हुई है और जमीन है, तो अगर आप स्पेस से, मान लीजिए स्पेस से देख रहे हैं, ठीक, बहुत दूर से चंद्रमा पे है या कहीं गए हुए, मान लीजिए हम और आप कहीं गए हुए, वहां से स्पेस से अर्थ को देख रहे हैं, तो आप कैसे बताएंगे कि आइस एज है कि नहीं धरती पर इस समय? बताइए, चैट बॉक्स में बताइए। हम और आप आम आदमी की तरह ऐसे देख के कैसे बताएंगे कि आइस एज है कि नहीं है? लिखो लिखो, अरे हम तो चैट बॉक्स का इंतजार कर रहे हैं। विजिबली, विजिबली आपको कैसे पता, ये फोटो देख के आपको कैसे पता लग रहा है कि ये आइस एज का फोटो है? कैसे पता लग रहा है बताइए ना? व्हाइट कलर, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। आपको ये सफेद देखने से पता लग रहा है कि ये बर्फ होगी। समझ में आ रही है बात? तो पहली चीज, जो आइस एज आने से या आइस ग्लेशिएशन होने से जो पहला चीज है, पहली चीज फर्क क्या पड़ती है धरती के ऊपर? बाहर से एक्सटर्नली देखिए तो उसका कलर चेंज हो जाता है, सरफेस का कलर चेंज हो जाता है। और सरफेस का कलर चेंज होने से क्या होगा? लिखो, चैट बॉक्स में लिखते जाओ। अरे नीले के स्थान पर सफेद नहीं, नीले के स्थान पर नहीं कह रहे हैं, जमीनिया पर जमेगी ना बर्फ। पानी पर भी हो सकती है, लेकिन प्राइमरीली हम जमीन की बात कर रहे हैं ना। अभी जमीन के ऊपर बर्फ जम जाएगी, तो जो ब्राउन कलर या ग्रीन जो भी रहा हो उसके ऊपर सफेद आ जाएगा। ठीक, तो क्या क्या चेंज हुआ? हाँ हाँ, आप लोग अब चैट बॉक्स को फॉलो करते रहिए, सब लोग, आप आपके साथी लोग ही उत्तर दे रहे हैं। तो सबसे पहली चीज क्या होगी कि व्हाइट हो जाने की वजह से इस पे जो सनलाइट पड़ रही है उसके परावर्तन, उसका कितना परावर्तन हो रहा है, उसका प्रतिशत घट जाएगा कि बढ़ जाएगा? सफेद हो जाने पे घट जाएगा कि बढ़ जाएगा? रिफ्लेक्शन बढ़ जाएगा, बिल्कुल सही बात है। जो लाइट जो एब्जॉर्ब होनी चाहिए थी वो एब्जॉर्ब होने के बजाय रिफ्लेक्ट हो जाया करेगी, रिफ्लेक्ट हो जाया करेगी। इससे अर्थ के सरफेस और एटमॉस्फेयर पे क्या प्रभाव पड़ेगा? टेम्परेचर बढ़ जाएगा कि घट जाएगा? अब मैं टेम्परेचर पूछ रहा हूं,
अर्थ सरफेस पे जो लाइट पड़ रही है अगर सब की सब रिफ्लेक्ट हो जाए तो अर्थ सरफेस बर्फवा के नीचे वाला जो जगह हुआ है ये पूरे में इसके टेम्परेचर पर ओवरऑल क्या प्रभाव पड़ेगा अर्थ पे, घट जाएगा। अब आप समझना शुरू करिए, यहां से पकड़िए हर चीज को। ये एक पॉजिटिव फीडबैक लूप कहलाता है। ध्यान से इस शब्द को सुन लीजिए, पॉजिटिव फीडबैक लूप, यानी एक ऐसी चीज जो खुद को ही बढ़ा रही है। ठीक है, मेरे प्रभाव ऐसा है कि वो प्रभाव का प्रभाव यह है कि फिर से मेरा प्रभाव बढ़ जा रहा है। कुल मिला के बात है, इसको पॉजिटिव फीडबैक लूप कहते हैं। तो क्या हुआ, अभी मान लीजिए पूरी धरती कवर्ड नहीं है, देखो मैं बताता हूं क्या होगा। बर्फ थोड़ी सी जमेगी, जमेगी, ऐसे जमेगी, ठीक। उससे फर्क क्या पड़ेगा कि सूरज की रोशनी रिफ्लेक्ट होने लगेगी, तो तापमान और थोड़ा कम हो जाएगा। तापमान कम हो जाएगा तो बर्फ थोड़ा और बढ़ेगी, बर्फ थोड़ा और बढ़ेगी तो फिर रिफ्लेक्शन और ज्यादा बढ़ जाएगा कि जाओ जाओ जाओ, अब और बिल्कुल भी एब्जॉर्ब नहीं करेंगे। उससे फिर टेम्परेचर और घटता जाएगा, करते 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 धीरे धीरे पूरा कवर हो जाएगा। समझ में आ गई बात? यह बात समझ में आई, सबके क्लियर हो गई कि कैसे एक बार आइस एज की शुरुआत हो जाए तो कैसे ऐसा होता है कि वो खुद को ही बढ़ाता जाता है, उससे फिर और, उससे फिर और, उससे फिर और। दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव फीडबैक लूप। मैं दोनों चीजें अभी दोनों पक्ष बताऊंगा आपको, चिंता न करें। तो याद रखिएगा, हम क्या पढ़ रहे हैं, खो न जाइए कहीं, इसलिए बार बार बताता हूं, हम अभी क्या पढ़ रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं कि ये जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल हम पढ़ने जा रहे हैं, पहले जान तो लें कि ऐसा हुआ क्यों था, ये इतने युग क्यों बने, आखिर ये युग बने क्यों। हम आज क्लासिफाई कर रहे हैं वो ठीक है, लेकिन एक्चुअली अगर ऐसा हुआ है तो क्यों हुआ होगा, उसके पीछे हम गए कि एक तो धरती, एक्सटर्नल रीजंस और इंटरनल रीजंस। एक्सटर्नल रीजंस में जो हाइपोथेसिस हमने पढ़ी वो क्या पढ़ी कि भाई परिक्रमा पथ हो गया, उसका झुकाव हो गया, उसका जो वॉबल है वो हो गया, ये सब उसके लिए उससे भी टेम्परेचर का फ्लक्चुएशन होता है। फिर छोटे छोटे इवेंट्स भी बहुत सारे होते हैं, उनसे भी प्रभाव पड़ता है भैया। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, अब हम एग्जैक्ट उस पॉइंट प्रॉब्लम पे ही पहुंच गए कि अच्छा मान लो आइस एज आ गई, अब क्या होगा। तो आइस एज आएगी तो इस प्रकार से पॉजिटिव फीडबैक लूप क्रिएट होगा जो उसके प्रभाव को बढ़ाता जाएगा, बढ़ाता जाएगा, बढ़ाता जाएगा। ठीक है, जिसे कहते हैं ना कि जो है एक जुर्म छिपाने के लिए और जुर्म, जिसे कहते हैं एक उसको झूठ छिपाने के लिए दूसरा झूठ, दूसरे को छिपाने के लिए तीसरा झूठ, वही इसे कहते हैं फीडबैक लूप। तो ये चीज ऐसे ऐसे होते जाती है। तो एक प्रभाव तो ये देख लीजिए, ठीक। पहला पहला जो एक फिनोमिनन या पहला फैक्टर है वो ये है कि बर्फ जमती है, एल्बिडो चेंज, एल्बिडो बोलते हैं इसको। कोई भी सरफेस अपने कलर के अनुसार, अपने अपने प्रॉपर्टीज के अनुसार सनलाइट को कितना रिफ्लेक्ट कर सकता है, इसको एल्बिडो कहा जाता है। ठीक है, तो जब रिफ्लेक्शन बढ़ता जाएगा, व्हाइट हो जाने से बढ़ता जाएगा, तो अंदर टेम्परेचर नहीं रिटेन होगा, रिटेन नहीं होगा तो कूलिंग होगी, ग्लोबल कूलिंग होगी, ग्लोबल कूलिंग होगी और बर्फ बनेगी, और बर्फ बनेगी फिर और रिफ्लेक्शन बढ़ जाएगा। इस तरह से साइकिल बढ़ती जाएगी। नंबर वन। नंबर टू आपको समझना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में बहुत कम बात होती है, बहुत शोध इस पे चल रहा है अभी भी, लेकिन इसको भी जाने देंगे कैसे चीजें चेंज होती हैं। दूसरा कारक कौन सा है, महत्वपूर्ण कारक है, और वो है थर्मोहेलाइन करंट्स। ओशियानिक करंट्स की मैं बात कर रहा हूं, थर्मोहेलाइन करंट्स बोलते हैं उनको, वो डीप सी करंट्स होती हैं, याद रखिएगा, डीप ओशियानिक करंट्स की मैं बात कर रहा हूं। वो जो ये सब जितना वो क्या बोलते हैं उसको, सतही जो धाराएं हम पढ़ते आए हैं ना, हम बोल्ट धारा, ये धारा, उधर ऊपर वाले की बात नहीं हो रही है। ये डीप स्पेशल थर्मोहेलाइन जो है वो करंट्स होती हैं। उनका क्या काम होता है, मैं आपको इस एक करके बता देता हूं, फिर से एक इमेज दिखा देता हूं, आपको समझ में आ जाए। बहुत जरूरी है, इसको चित्रों से ही समझा जा सकता है अच्छे से, इसलिए मैं आपको बताता जाता हूँ। हाँ ठीक है, इससे इससे समझ में आ जाएगा मोर और लेस, आई थिंक। इसमें अपवेलिंग दिखाई गई है, कोई भी एक चित्र ले लीजिए, चलिए, मतलब कोई भी, इसमें तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, परेशानी की बात नहीं। कोई भी एक चित्र लेकर हम इसे समझा सकते हैं। मैं ऐसा चित्र ढूंढ रहा हूँ जो एक ही साथ दोनों बता दे, अपवेलिंग और डाउनवेलिंग दोनों ही बता दे। कोई नहीं, इस पे होमवर्क मुझे कर लेना चाहिए था पहले ही, कोई बात नहीं, अभी मिल जाएगा।
यस, ये समुद्र का तट है, देखिए बात, ये समुद्र का तट है, ठीक है। करंट्स जो चलती हैं, ठीक है, वो जब ऊपर की तरफ आ रही हो, ऐसे करंट चली और ऐसे ऊपर आई, ये अपवेलिंग कहलाती है। फिर डाउन वेलिंग कहलाती है। कुल मिलाकर आप इस बात को समझ सकते हैं, जैसे एटमॉस्फेयर में नहीं पढ़ते हैं हम लोग कि हवा ऐसे गर्म हुई तो ऊपर बढ़ी, फिर जाते जाते ऊपर ठंडी हो गई, ठंडी होकर फिर उसका उसका जो है प्रसार हो गया, यानी वो एक्सपेंड हो गई, जो भी बोलते हो, और उसके बाद फिर से वो गर्म होकर एक्सपैंड हुई, एक्सपैंड होकर ऊपर गई, ऊपर जाके फिर वो नीचे की तरफ फिर आएगी, जैसे जैसे ठंडी हो जाएगी तो फिर वो अपने मार्ग से, ऊपर जाने वाले मार्ग से विचलित होकर और फिर नीचे बैठ जाएगी, तो एक सेल बन जाता है। आपको याद है, ये सेल, वो सेल, हेडली सेल, फलाना सेल, फेरल सेल, सब हम पढ़ते आए हैं, ठीक है। उसी प्रकार नहीं भी पढ़ा हो तो कोई बात नहीं, सिंपल से बात है, समझ लीजिए कि कोई भी करंट होगी वो यहाँ जमीन से ऐसे उठेगी और फिर यहाँ पर डाइवर्जेंस हो जाएगा उसका, और फिर नीचे आ जाएगी। इस प्रकार से साइकिल चलती रहेगी, अपवेलिंग, डाउन वेलिंग, अपवेलिंग एंड डाउन वेलिंग। फाइन, अगर इन टर्म्स को आप समझ गए, अपवेलिंग और डाउन वेलिंग को, किसी भी लिक्विड में ये चीज तो होनी है, कोई भी लिक्विड हो, ये लिक्विड का फिनोमेनन है। कन्वेक्शन समझते हैं ना, कन्वेक्शन, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, ये तीनों मेथड पढ़े हैं आपने। जो गर्मी होती है, ऊष्मा का जो संचरण होता है, वो तीन विधाओं से हो सकता है ना, ठोस में, द्रव में और गैस में, पढ़ किया होंगे ना, ये सब तो जानते हो। तो हम आपसे ये बताना चाह रहे हैं, आप ध्यान से सुनिए। पहला आपने समझ लिया कि बर्फ ज्यादा होगी तो ये होगा, वो होगा, ठीक है। अब दूसरा फैक्टर सुनिए। ये जो थर्मोहेलाइन करंट्स होती हैं, थर्मोहेलाइन, इसका अर्थ ये हुआ कि ऐसी करंट्स, ऐसी धाराएं जो समुद्र में चलती हैं, डीप होती हैं, गहरी धाराएं होती हैं वो, और उनके चलने का कारण क्या है? टेम्परेचर का डिफरेंस और सैलिनिटी का डिफरेंस। टेम्परेचर का डिफरेंस और सैलिनिटी का डिफरेंस। सैलिनिटी का डिफरेंस मतलब समझ गया आप, जो सॉल्ट कंटेंट कितना है, उसकी, उन दोनों की वजह से ये गतिमान होती है, गति इनमें आती है। और अब पॉइंट समझने वाला यहां आ गया कि ये थर्मोहेलाइन करंट्स जब ओशियानिक फ्लोर से ऊपर की तरफ बढ़ती हैं, तो आपने सुना होगा कि ये जब ऊपर की तरफ बढ़ती हैं तो अपने साथ न्यूट्रिएंट्स लेके आती हैं। सुने होंगे जरूर, तो पढ़ के होंगे, उसमें वो क्या पढ़ते हैं हम लोग, एल नीनो और ला नीना में, तो अपने साथ न्यूट्रिएंट्स लेके आती हैं। न्यूट्रिएंट्स लाके वो सतह पर आती है। सतह पर क्या होते हैं जो उस न्यूट्रिएंट्स का फायदा उठाते हैं? एक शब्द चाहिए बस, चैट बॉक्स में फट से लिखो। उन न्यूट्रिएंट्स को कौन इस्तेमाल कर लेता है? बहुत शाबाश, शाबाश अमन, बिल्कुल से। प्लैंक्टन्स होते हैं जो, वो उसका इस्तेमाल कर लेते हैं, फोटोसिंथेसिस कर डालते हैं, ये कर डालते हैं। जब प्लैंक्टन्स की संख्या बढ़ जाती है, छोटे छोटे जीव होते हैं, तो उनका प्लैंक्टन्स की संख्या बढ़ जाती है, उनको खाने वाली मछलियों की संख्या बढ़ जाती है। उनको खाने वाली मछलियों की जब संख्या बढ़ जाए तो उनके, उसके ऊपर उनकी जो प्रेडेटरी जो फिश होंगी, उनकी संख्या बढ़ जाएगी। इस तरह से तो जो मछुआरे वहां पर रह रहे हैं उनको बहुत फायदा होता है, ये वो। अच्छा, तो सब तो आप जानते हैं, वो हम लोग तभी पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक। अब वापस आइए आप, ये जो करंट है अपवेलिंग करंट, अभी हम 1-2 साल के अंतर की बात नहीं कर रहे हैं। जो अपवेलिंग करंट होती है वो अपने साथ, ध्यान से सुने, कि अपने साथ वो न्यूट्रिएंट्स के साथ साथ वो कार्बन डाइऑक्साइड को भी ऊपर लेके जाती है, जो नीचे उत्पन्न होती है। नीचे उत्पन्न कैसे होती है? ओशियानिक फ्लोर पे कैसे कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है भाई? समझे नहीं हम? क्वेश्चन होना चाहिए कि यहाँ तो कोई, यहाँ कैसे बन रहा है कार्बन डाइऑक्साइड? यहाँ कौन है जो रेस्पिरेशन करके कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, या किसी केमिकल, बायोकेमिकल प्रोसेस से? इसका भी उत्तर सुनिए। जो ऊपर से जो भी जीव, ओशियानिक सरफेस में जितने भी जीव रहते हैं, जब वो खत्म हो जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? मान लो मर गए, कुछ हो गया, तो कहाँ जाएंगे? नीचे ही तो सिंक होंगे। तो कार्बन जो है नीचे सिंक होता जाता है, कार्बन नीचे नीचे नीचे। उनको, उनके ऊपर जो माइक्रोब्स जो है वो बायोकेमिकल रिएक्शन करते हैं, खाते पीते हैं, कंज्यूम करते हैं, उनके ऊपर जिनका जीवन यापन उन पर होता है। किस पर? मरे हुए इन जीव जंतुओं पर जो जीवन यापन करते हैं, वो वहां से कार्बन को फिर से रिलीज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में वो बाहर आता है। उसको ये अपवेलिंग करंट ऊपर लेकर जाती है। सुनते जाओ, न्यूट्रिएंट्स की बात ही नहीं कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को ऊपर लेकर जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड जब ऊपर सतह पर पहुंचती है तो फाइटोप्लैंक्टन्स को और क्या चाहिए? बहुत अच्छा है, वो कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल हो जाए, फोटोसिंथेसिस में हो जाएगा, बहुत ही बढ़िया है। लेकिन समझ गए ये साइकिल? समझ गए? जब तक जिंदा है बहुत अच्छा फोटोसिंथेसिस कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, या खा पी रहा है, मस्त हो रहा है, अगर जीव जंतु जितने भी, खत्म हो गया, नीचे चला गया, नीचे से ब्रेकडाउन किया, ब्रेकडाउन से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई को ऊपर कौन लाएगा? यही अपवेलिंग करंट्स लेकर आती हैं, और वो फिर से कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल हो गई, फोटोसिंथेसिस में बहुत अच्छा चल रहा है, साइक्लिंग चल रही है, जैसे एटमॉस्फेयर में होती है वैसे ओशियन में भी साइक्लिंग चल रही है। लेकिन यदि
ये थर्मोहेलाइन करंट कमजोर पड़ जाए, क्यों कमजोर पड़ जाए बाद में बताऊंगा। यदि किसी कारण से थर्मोहेलाइन करंट कमजोर पड़ जाए तो जो कार्बन डाइऑक्साइड रिसाइकल हो रही थी, ऊपर आ रही थी, वो ऊपर नहीं आएगी, ठीक है, या अपेक्षित स्तर पर नहीं आएगी। तब क्या होगा, तो ये जो सतह वाले जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड कहां से लेंगे, फिर लिखो चैट बॉक्स में तुरंत लिखो, अगर ओशियानिक डेप्थ से, ओशियन से खुद कार्बन डाइऑक्साइड की सप्लाई कम हो जाएगी तो जो लोग फोटोसिंथेसिस सरफेस पे कर रहे हैं वो कहां से कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करेंगे, जल्दी लिखो, टाइम नहीं है। हाँ भाई, इसमें कहाँ दिमाग लगाना है, अरे उनको जीना तो है ही, जो सरफेस पे रह रहे हैं, नीचे से कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिला तो ऊपर से ही तो लेंगे, सिंपल सी बात है कि नीचे से नहीं मिला तो ऊपर से ले लेंगे। और अगर, और ये कोई छोटे मोटे स्केल की बात नहीं हो रही है, आप खुद जानते हैं कि कितना परसेंट ओशन है, अर्थ के सरफेस का कितना परसेंट ओशन है, ये बताने की बात नहीं है। इतने बड़े मैसिव स्केल पर अगर ये घटना होती है और कार्बन डाइऑक्साइड का जो डिपेंडेंस है, ये जो फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स है उनकी कार्बन डाइऑक्साइड डिपेंडेंस जो ओशियन से हटकर एटमॉस्फेयर पे चली जाती है, तो क्या होगा, एटमॉस्फेयर से सारा कार्बन डाइऑक्साइड खींच लेंगे कि नहीं खींच लेंगे, और अगर ऐसा होगा तो क्या क्या प्रभाव पड़ेगा एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पे, लिखो। बिल्कुल ठीक है आलम, बिल्कुल सही बात रमाकांत, एकदम सही है। Yes, Shagun, absolutely right. You can very well understand that. You know that carbon dioxide is in fact called a greenhouse gas. Why it is called greenhouse gas? Because of its effect on the warming of the atmosphere, isn't it? Carbon dioxide, methane, they trap the outgoing radiation. If carbon dioxide, methane, etc., they are removed from the atmosphere, then the ultimate effect of their disappearance from the atmosphere will be what? It will be a fall in the temperature, howsoever minimal it can be, but it will be a fall or decrease in the temperature of the atmosphere. आप समझे बात को? एक तरफ वो देखा तुमने, बर्फ वाला देखा कि बर्फ जैसे जैसे आइस का सरफेस बढ़ता जाएगा तो रिफ्लेक्शन, अब साथ साथ मान लो अगर ये भी हो जाए, तब साथ साथ थर्मोहेलाइन वाला भी ये करंट कमजोर पड़ जाए तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से सारा खींच जाएगा और फिर से और ठंडा होता गया, और तो फीडबैक लूप का दूसरा अंग ये हो गया। समझ में आई? यहां तक सब लोग क्लियर है कि नहीं? तब मैं आगे बढ़ूं। चलो यहां तक क्लियर मानता हूं मैं। अब एक क्वेश्चन बचा रहेगा कि नहीं, मन में आएगा कि नहीं आएगा कि सर ये तो आप एक्सप्लेन तो करते जा रहे हैं कि ये इसकी वजह से, इसकी वजह से, लेकिन अब ये भी तो बताइए कि जो है वो ये भला काहे होगा, कमजोर क्यों पड़ेगी, करंट काहे कमजोर पड़ने लगी, इसको भी तो एक्सप्लेन करिए कि करंट क्यों कमजोर पड़ जाएगी भाई अचानक से। भाई हम ये सब इतनी सारी एक्सरसाइज इसीलिए कर रहे हैं ना कि हर चीज के पीछे का कारण जानता है कि अच्छा ये इसलिए होता होगा। ये हमने डिस्कशन की शुरुआत किस चीज से की, अभी ये जो टॉपिक अभी हम पढ़ रहे हैं इंटरनल फैक्टर्स, इसकी डिस्कशन किस लिए शुरुआत की कि इसी पर कि ये किसके, हुज इनविजिबल हैंड इज दिस, ये कौन कर रहा है, कि सूरज भी वही है, धरती भी यही है, उसके बाद जम जा रही है बर्फ, पिघल जा रही है, जम जा रही है, तो ये खाली एक्सटर्नल फैक्टर से तो हो नहीं सकता, तो हम आए कि कुछ इंटरनल फैक्टर्स हो गया। अब हम इंटरनल फैक्टर्स पे आके देख रहे हैं तो एक तो बर्फ का जमना और दूसरा ये करंट का कमजोर पड़ना, तो फिर से प्रश्न है, स्वाभाविक प्रश्न उठना चाहिए मन में कि फिर ये क्यों होता है, थर्मोहेलाइन करंट क्यों कम करने पड़ेगी। ये दोनों आपस में, यही वो मीटिंग पॉइंट है इन दोनों फैक्टर्स का। दो इंटरनल फैक्टर्स हमने पढ़े, आइस, सरफेस पे आइस का जमना, ग्लेशिएशन जिसे बोलते हैं, और दूसरा थर्मोहेलाइन करंट्स का मजबूत या कमजोर होना। ये दोनों का मीटिंग पॉइंट क्या है, क्या ये दोनों भी एक दूसरे को इफेक्ट करते हैं? जी हाँ, बिल्कुल करते हैं। सोच के देखो जरा, सोचो जरा, एक मिनट के लिए सोचो कि कैसे ये एक दूसरे को प्रभावित करेंगे। अगर आइस ज्यादा हो जाए, अगर बर्फ, पानी लिमिटेड है जानते हो कि नहीं, एक बार भगवान ने कृपा कर दी, एक बार ईश्वर ने कृपा कर दी। ईश्वर ने किसने कर दी? एस्ट्रोलॉजी कैसे आपस में जुड़ी हुई, बहुत मजाक मत उड़ाना बाद में मेरा, लेकिन मैं खाली इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, और मेरा उड़ाना तो मेरा उड़ा भी लेना, एस्ट्रोलॉजी वगैरह विद्या का मजाक आप उड़ा भी नहीं सकते, बिकॉज वी आर नॉट इन दैट पोजीशन। हर चीज इधर का बात नहीं, ठीक है, हमारा वो स्टेचर नहीं है कि हम कुछ कह पाए। लेकिन सोचो जरा कितनी जबरदस्त है कि जो किसी हमारे एस्ट्रोलॉजी में कहा जाता है कि जो गुरु महाराज है, यानी बृहस्पति जो प्लेनेट है, किसी के हॉरोस्कोप में जब वो वेल पोजिशन है अगर,
तो वो बाय नेचर इटसेल्फ जो है वो क्या कहते हैं कि वो बेनिफिक एक प्लेनेट है। मैलेफिक और बेनिफिक दो तरह के प्लेनेट होते हैं, आप जानते हैं। उनको ये ग्रह पाप ग्रह ऐसा बोल देते हैं, बेनिफिक और मैलेफिक होते हैं। कमाल की बात देखो क्या है, हमने तुमको क्या बताया, कल हम लोगों ने पढ़ा था कि धरती का जो पानी है वो कहां से आया है, बाहर से आया है, बम्बार्डमेंट हुई है और उसमें आइस क्रिस्टल्स और पता नहीं क्या क्या आ गए होंगे और वही फिर पानी आके यहीं पर रह गया। तो पानी तो एक ही बार आया है ना। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि ये पानी आने का जो रीजन है धरती पर वो बृहस्पति महाराज जी है, गुरु महाराज जी है। इनसे बड़ा बेनिफिट लाइफ के लिए कोई हो भी नहीं सकता। कैसे है गुरु महाराज? जुपिटर पहले जहां था, जब ये सब प्रोसेस हो रही थी ग्रहों के बनने की और ये सब, तो जुपिटर अपने जिस भी कक्षा में था ना, सडनली क्या हुआ कि जुपिटर महाराज जो है वो अंदर की तरफ मूव करना शुरू कर दिए। जब अंदर की तरफ मूव करना शुरू कर दिए तो ये जो एस्टेरॉइड बेल्ट है ये इसी का परिणाम है एक्चुअली। तो यहां पर जो क्लंपिंग होनी चाहिए थी, यहाँ एक और प्लेनेट बनना चाहिए था, वो बन नहीं पाया, बल्कि क्षत विक्षत हो गया एकदम। और इसी से बम्बार्डिंग हुई, इसी से बम्बार्डिंग शुरू हुई। समझे बात को? जुपिटर का अंदर की तरफ खींचना, स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी की वजह से ये पूरा स्पेस जो है वो हिल गया और एकदम से वो जैसे शैटर हो गया। शैटर हो जाने की वजह से बम्बार्डिंग कहते हैं शुरू हुई होगी और उधर ही से फिर ये सब एस्टेरॉइड्स और कॉमेट्स जो आए हैं वो लड़ के आए धरती पर, वही शायद पानी लेकर आए होंगे। हाइपोथेसिस है, हम लोग पहले ही बन चुके हैं। तो फिर जुपिटर अंदर ही क्यों नहीं आता गया? जीवन में क्या संतुलन क्यों आवश्यक है? जुपिटर अगर अंदर आते चले जाते हैं महाराज तो सब खत्म हो गया होता। आप भी समझ सकते हैं कि सबको शक कर लिया होता, खत्म कर देते सबको। इतनी स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी है, कोई नहीं रह सकता था। तो जुपिटर महाराज को अंदर आने से रोका किसने? बृहस्पति महाराज को। एनी गेस? प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स। किसकी वजह से रुक गए वो? जहां पर आज हैं वहां पर क्यों हैं? किसकी वजह से? एब्सोल्युटली नित्योदित, एब्सोल्युटली राइट, शनि महाराज से। ठीक है, धर्मराज है जिनको धर्मराज कहा जाता है, द लॉर्ड ऑफ जस्टिस, कि जितना है उतना ही कर्म है, उतने का ही फल मिलेगा, एस्ट्रोलॉजी में कहते हैं। यानी जो सही है वो होना चाहिए बस, ना किसी का फेवर ना किसी का जिसे कहते हैं नुकसान। ठीक है, तो शनि महाराज ने जो है जुपिटर को वहां रोक लिया और इसलिए आज जो है वो वैसा उस लिए। जस्ट एन इंटरेस्टिंग पॉइंट, ओके, नथिंग ऑफ एकेडमिक इंपॉर्टेंस फॉर यू और योर एग्जाम। मैं कह रहा था कि पानी तो लिमिटेड है ना, एक बार तो पानी आ गया धरती पे, वो पानी आ गया, अब यही पानी रिसाइकल हो रहा है। डू यू अंडरस्टैंड दिस? डू यू अप्रिशिएट दिस? डू यू एग्री विद दिस प्रोपोजिशन दैट द वाटर कंटेंट इज मोर और लेस लिमिटेड, ओनली इट चेंजेस द फॉर्म्स। वेपर में हो गया, आइस हो गया, लिक्विड हो गया, ओशियनिक वाटर, सरफेस वाटर, दिस वाटर दैट वाटर, ये भी आप समझते हैं, हम सब एग्री करते हैं इससे। तो अभी बताओ कि कॉमन सेंस नहीं है कि जब बहुत सारा पानी ऊपर उड़ के जो गिरा, स्नो के रूप में मान लो गिर गया और जम गया, अगर पानी जैसे जैसे खाली होता जाएगा और बर्फ बनता जाएगा, वैसे वैसे ओशियानिक सैलिनिटी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जल्दी बताओ। क्या इसका प्रभाव महासागरों के लवणता पर भी पड़ेगा, नमकीनपन, खारेपन पर भी पड़ेगा? जल्दी लिखो। हाँ पड़ेगा, क्या लिखे, है ना? आप समझे? वॉल्यूम ऑफ वाटर विच इज विड्रॉन फ्रॉम द ओशियंस एंड बिकम्स आइस, सो लेस वाटर एंड, और इवेपोरेशन के समय क्या होता है? सॉल्ट नहीं जाता है, सॉल्ट तो पीछे ही छूट जाता है ना। इसी सिद्धांत पे तो नमक बनता है, जानते हो कि नहीं? समुद्र के अगल बगल में, यहाँ दांडी हमारे पास में ही है, दांडी मार्च जो हुआ था, ये सब एरिया जहां पर नमक का निर्माण होता है, कैसे होता है? सिंपल सा, उसको छोड़ देते हैं, पानी को इकट्ठा करके छोड़ देते हैं, पानी उड़ जाता है, नमक नीचे रह जाता है। कॉमन सेंस की बात सब जानते हैं। तो जो पनिया उड़ के जाएगा, शुद्ध कह लीजिए, या डिवाइड ऑफ सॉल्ट, ये वाटर इवेपोरेट होगा, आइस बन जाएगा। तो पानी यही तो जा रहा है घुमा के, तो पीछे क्या छूट रहा है? ज्यादा नमकीन समुद्र छूट रहा है कि नहीं? हाँ या ना लिखो जल्दी, हमको फीडबैक मिलता रहना चाहिए कि तुम लोग समझ रहे हो। पीछे नमकीन, जो नमकीनपन है, खारापन है, जो महासागरों का, वो बढ़ता जा रहा है कि नहीं? अच्छा, महासागरों का खारापन अगर बढ़ेगा तो पानी डेंस, सॉल्ट ज्यादा होगा वाटर में, हेलाइन, थर्मोहेलाइन बोला ना मैंने, थर्मोहेलाइन, टेम्परेचर का भी प्रभाव पड़ता है और हेलाइन का भी, यानी सैलिनिटी का भी प्रभाव पड़ता है। तो भाई सैलिनिटी ज्यादा हो जाएगी तो पानी भारी हो जाएगा ना, और भारी पानी नीचे ही तो जाएगा, डाउन वेलिंग की तरफ हो जाएगी प्रोसेस, अप वेलिंग के बजाय डाउन वेलिंग ज्यादा प्रिडोमिनेंट हो जाएगी। डज इट मेक सेंस टू यू और नॉट? आई थिंक इट शुड, इट्स वेरी कॉमन सेंस। तो हैवी वाटर जो होगा वो नीचे की तरफ जाना, यानी जो अपवेलिंग वाला स्ट्रॉन्ग अपवेलिंग करंट्स थी वो थोड़ा सा सबड्यूड हो जाएंगी, डाउन वेलिंग का प्रोसेस प्रिडोमिनेंट हो जाएगा। इस तरह से देखो, अब आइस का बढ़ना कैसे सब आपस में जुड़े हुए हैं, बर्फ का बढ़ना एल्बिडो, बर्फ का बढ़ना सैलिनिटी, ठीक है,
और इतना आसान नहीं है। और भी उसमें एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो मुझे याद आ रहा है, मैं बता देता हूँ आपको। जैसे जैसे बर्फ जो है वो सरफेस पे, कितना कितना इंटरेस्टिंग है ज्योग्राफी, मतलब मैं भी खुश हुआ, मैं भी नया नया ही स्टूडेंट हूँ इस सब्जेक्ट का। तो मैं आपकी ही कृपा है कि उसके लिए मुझे भी थोड़ा बहुत ज्ञान हुआ जा रहा है आपके साथ इंटरेक्ट करने के चक्कर में। तो ये जो बर्फ के जो बड़े बड़े स्ट्रक्चर, ये छोटे मोटे कोई आइस जो है वो सरफेस की बात थोड़ा हो रही है, लैक्स ऑफ किलोमीटर्स की बात हो रही है, अगर मैं कह सकूं, अगर पूरा स्क्वायर किलोमीटर देखिए आप तो हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स ऑफ स्ट्रेच की बात हो रही है। तो जो लैंडस्केप चेंज होता है ना, प्लीज समझिए इस बात को, बर्फ के जम जाने से, बर्फ आप जानते हो 2-2, 3-3 किलोमीटर थिक होती है, कहीं कहीं तो बर्फ 2-2, 3-3 किलोमीटर हाइट में थिक होती है बर्फ। ऐसे में डू यू नॉट एग्री, अगर वहां बर्फ होना और ना होने से 2 किलोमीटर का डिफरेंस आया कि नहीं, बताओ। हाँ, उस जगह पे आइस शीट के जमने और ना जमने से अगर 1 किलोमीटर तो बहुत हो गया यार, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर का अगर फर्क पड़ रहा है, वहां पर ये स्ट्रक्चर अगर आएगा तो जो विंड्स हैं, ये ट्रेड विंड, ये फलाना, ये जो हवाएं बहती हैं, सरफेस विंड्स जो होती हैं, उनके डायरेक्शन को डिफ्लेक्ट करेगी कि नहीं करेगी, बताइए। उस पर इसका प्रभाव पड़ेगा कि नहीं, विंड करेंट्स के ऊपर। बर्फ, ये फिजिकल इफेक्ट हम देख रहे हैं, ठीक है, फिजिकल इफेक्ट। तो बर्फ, आइस शीट्स का, आइस स्ट्रक्चर्स के डोम बन जाएंगे, ये बन गया होगा, तो जो हवाएं चलती हैं, सरफेस विंड्स, वो प्रभावित होंगी कि नहीं, उनकी दिशा और उनकी दशा, ये दोनों प्रभावित होगी कि नहीं, उनकी स्ट्रेंथ, उनका डायरेक्शन, ये सब बदलेगा कि नहीं बदलेगा, उनका टेम्परेचर, दैट विल अफेक्ट, एब्सोल्युटली दैट विल गेट अफेक्टेड। और अगर एयर करंट या विंड्स जो है वो प्रभावित होंगी, तो ये जो सरफेस विंड्स चलती हैं, ओशियानिक्स, याद है किसी को, हम लोग पढ़े थे कि समुद्र की सतह पर जो ये हवा, जो करंट चलती है, महासागरीय धाराएं, उनको कौन ढकेलता है, याद करो। जब एल नीनो वगैरह हम पढ़ते थे, डायरेक्शन चेंज हो जाया करता था, याद करो। एक महत्वपूर्ण उसका फैक्टर कौन माना जाता है, जो ओशियानिक करंट जो सरफेस पे चल रही है, सरफेस पे इनको कौन रगड़ता है। कि अभी पैसिफिक ओशियन की बात हम लोग करते हैं कि नहीं करते हैं, जब एल नीनो और ये सब पढ़ रहे होते हैं, कि वो अमेरिकन जो कोस्ट है, साउथ अमेरिकन कोस्ट है, और इस तरफ ऑस्ट्रेलिया है, याद आया, ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं कई बार। तो इनके बीच जो ये साइकिल बनती है, ये तो एक उदाहरण है। जितनी भी महासागरीय तटीय, ये सतही धाराएं जितनी भी आप देख रहे हैं, मैप उठाकर देखिए, सतही धाराएं, सरफेस करंट, ओशियानिक करंट, इनके चलने का कारण क्या है, ट्रेड विंड्स, ये विंड्स, यही सब तो उनको ढकेलती हैं, उस तरफ ले जाती हैं। आप जानते हैं कि नहीं, इस पर प्रश्न भी शायद आ चुका है, यस आ चुका है, इसी प्रीलिम्स में शायद आया हुआ है, आई थिंक इससे पहले वाले प्रीलिम्स में आया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ये इस तरफ धाराएं ले जाती हैं तो ये ठंडा रहता है और वो वाला गर्म रहता है, तट, ऐसा करके कुछ आया हुआ है, इस तरह का कुछ प्रश्न आया था। आप समझ रहे हैं मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, कि बर्फ के जम जाने से कितने प्रभाव हो गए, देखो। एक तो सोलर रेडिएशन पर प्रभाव पड़ा, रिफ्लेक्शन वाला, अल्बीडो जिसे कहते हैं। दूसरा प्रभाव क्या पड़ा, कि फ्रेश वाटर वहां से विड्रॉ हो गया, तो ओशियानिक सैलिनिटी पर प्रभाव पड़ा। तीसरा प्रभाव क्या पड़ रहा है, फिजिकल स्ट्रक्चरल प्रभाव, कि जहां जहां बर्फ के ऊंचे ऊंचे वो जम जाएंगे, वो सरफेस जो हवाएं हैं उनको प्रभावित करेंगे, और हवाएं महासागरीय जो है धाराओं को चलाती हैं, तो वो भी प्रभावित होंगे। इस प्रकार से मिला जुला प्रभाव। फिर क्या होगा कि ये जो करंट्स हैं, ये वीक पड़ जाएंगे, और करंट्स वीक पड़ जाएंगे, अगर अपवेलिंग करंट्स वीक पड़ जाएंगी, तो कार्बन डाइऑक्साइड ऊपर नहीं पहुंचेगी। कार्बन डाइऑक्साइड ऊपर नहीं पहुंचेगी, तो जो लोग वहां फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से खींच लेंगे, और एटमॉस्फेयर से अगर खींच लेंगे तो फिर और ठंडा हो जाएगा, और फिर बर्फ और जम जाएगी, और फिर पानी और बर्फ में चला गया, फिर सैलिनिटी और बढ़ गई, और कमजोर हो गई करंट, फिर आप समझ गए, कार्बन डाइऑक्साइड और नहीं। अब ये लूप आपको मेंटली विजुअलाइज कर पा रहे हैं, ये लूप, फीडबैक लूप आप मेंटली विजुअलाइज कर पा रहे हैं कि हाँ, एक कारण प्रभाव, कारण प्रभाव, कारण प्रभाव, और अंतिम जो प्रभाव वो फिर कारण बन जा रहा है। क्या ये बात मैं समझा पाया? अब आप वो फैक्टर्स समझ चुके हैं जिनकी वजह से ये चेंज होते हैं। अब आप मैक्रो फैक्टर्स भी समझ गए, बड़े बड़े फैक्टर्स, एक्सटर्नल फैक्टर्स, जो प्लानिटरी फैक्टर्स कह लीजिए, ठीक है, जो सोलर सिस्टम से रिलेटेड हैं। प्लानिटरी फैक्टर्स जो है बड़े बड़े, और प्लेनेट के अंदर होने वाले छोटे छोटे जो घटनाएं हैं, वो भी अब आप समझ गए। दोनों फैक्टर्स अब आप अच्छे से समझ गए। अब आप कह सकते हैं कि हम ये समझ गए हैं कि जियोलॉजिकल टाइम स्केल जो है, उस पर अगर अलग अलग युग बने हैं जिनमें की परिस्थितियां अलग अलग थी। किसकी किसकी परिस्थितियां?
जो टेम्परेचर, मुख्य रूप से टेम्परेचर की जो परिस्थितियां जो फ्लैक्चुएट हुई हैं अलग अलग थी, तो वो क्यों हुई होंगी, अब हम इसको अच्छे से बता सकते हैं। तो बड़े पीरियड्स में हजारों साल की बात हो रही है, छोटे छोटे पीरियड्स में तो हम लोग भी जिम्मेदार हैं गर्मी बढ़ाने में, सब में, लेकिन जो हजारों और लाखों साल के व्यूओं की बात हो रही है, उसमें जो तापमान पर प्रभाव पड़ता है, उसके पीछे ये कारण होते हैं। अगर आप इन कारणों को अच्छे से समझ गए हैं, अब आपको जब मैं अब हम अभी इसको रोकना पड़ेगा, मुझे कहीं पर जाना है, आवश्यक है वहां जाना। तो अब हम इस फंडामेंटल के आधार पर जियोलॉजिकल टाइम स्केल को समझने में 10 मिनट का भी समय नहीं लगेगा। कल हम पहला स्लाइड ही जियोलॉजिकल टाइम स्केल का रखेंगे और फिर वहां से शुरुआत करेंगे और पहुंचेंगे पहली कोशिका के बनने तक। समझ गए? फिर से बोल रहा हूं, अर्थ के फॉर्मेशन से हम आगे बढ़ रहे हैं कि अर्थ बनी तो फिर क्या क्या हुआ। अब यहां से हम कल ले जाएंगे, जीवन की उत्पत्ति कल करवा देंगे, कल जीवन उत्पत्ति हो जाए, फिर बाकी आगे पढ़ते रहेंगे। ठीक है? I'm really sorry to cut this short, but please keep this hangover in your mind because it will be very useful tomorrow. Okay? Thank you. Jai Hind.